नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर, जो कि पार्ट 2 है हमारे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, तो उसमें सारे उपनामों को मैं नहीं ला सका था, क्योंकि जो हमारा इतिहास रहा है उत्तराखंड का, उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो महान थे और उनके उपनाम भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में अधिकांश जो ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं उनके उपनाम को मैं कराने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप एक नोटबुक रख लें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा जीके के क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्योंकि हम साथ साथ अगर दोनों चीज़ को लेकर चलें, जीके भी और उत्तराखंड भी, तो याद भी अच्छे से होता है और हम कम समय में काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी के लिए हमने जो प्रदेश में 746 आपके पद आए हैं, उसके लिए हमने बैच स्टार्ट किया है। जो कल स्टार्ट हुआ था उसकी डेमो सभी ने देख ली होगी। अगर किसी ने डेमो नहीं देखी हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें जाके देख लें और आप आज या कल तक ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मालूम कर लें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो चलिए, समय को ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये मेन टॉपिकों की हमने टेस्ट सीरीज कराई है। चंद्रवंश, पवार वंश और आपके उपनाम हुए, या आपके खेलों के व्यक्ति हुए, या व्यक्तित्व हुए, और आपके गुफा शैल चित्र हुए, तो बहुत सारे टॉपिक करा चुका हूँ। तो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। मिशन 746 करके प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर। तो चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का भीष्म पितामह आपका कहा जाता है मुकुंदी लाल जी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मैंने अटपटे भी उपनाम रखे हैं, क्योंकि अब एग्जाम में इसी टाइप के ही आने स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चन, और जो आपके नॉर्मल है वो सभी को याद है, और जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है उनके लिए मैंने पहली वीडियो बना रखी है, वहाँ पे देख लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा गया है? तो आपका कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा गया है देवीचंद को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप नोटबुक रखें और अपने नंबर भी काउंट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा कीर्ति शाह। कीर्ति शाह जी को उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है। अब मैं अकबर जी के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर महोदय की। तो अकबर महोदय का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। आपका अमरकोट एक स्थान है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ के राजा थे अमरकोट के राजा बेरिसाल, और उन बेरिसाल राजा के महल में जन्म हुआ था अकबर का, क्योंकि इनके पिताजी हुमायूं शेरशाह सूरी के डर से भागकर अमरकोट के राजा के यहाँ जाकर रहने लगे थे, उनकी शरण ली थी। और वहीं उनका हुमायूं जी का निकाह हो जाता है हमीदो बानो बेगम से, और हमीदा बानो बेगम से ही गर्भ में जन्म लेते हैं अकबर जी। यानी कि अकबर की माता जी का नाम हमीदा बानो बेगम और पिताजी का नाम हुमायूं। जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, और मृत्यु इनकी 27 अक्टूबर 1605 को अतिसार रोग के कारण हुई थी। उसके बाद जो इनके मुख्य बिंदु बनते हैं अकबर के, पहला पॉइंट बनता है कि इनका पूर्ण नाम क्या था? तो इनका पूर्ण नाम था अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। एक भी पॉइंट मिस मत करना, एक साथ में जोड़ के लिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में अकबर की मैं बात करूँ तो ये अपने आप में एक अनपढ़ राजा हुआ है, बिल्कुल अनपढ़ था। और इस अकबर की मैं बात करूँ तो अकबर जी ने कई सारे आपके दास प्रथा और आपका जजिया कर और तीर्थ कर, इस प्रकार के कर भी हटा दिए थे। और मैं अकबर जी की बात कर लूँ तो इनके संरक्षक बैरम खां थे। अकबर के संरक्षक बैरम खां थे, और अकबर मुगल काल के तीसरे राजा हुए हैं। अकबर जी की मैं बात कर लूँ तो अकबर जी ने 1569 में स्थापना कराई थी फतेहपुर सीकरी की। वर्ष 1569 में उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना इन्हीं के द्वारा कराई गई थी। और ये फतेहपुर सीकरी 1571 से और 1585 तक मुगल राजवंश की राजधानी भी रहा था, लेकिन बाद में पानी की कमी के कारण राजधानी यहाँ से हटा दी गई थी। उसके बाद अकबर जी ने ही बनाया था बुलंद दरवाज़ा,
जो कि वर्ष 1602 में बनाया गया था। वर्ष 1602 में बुलंद दरवाज़ा अकबर जी ने बनाया था, जो कि मुग़ल शैली का था और 1602 में बनाया गया था गुजरात विजय के अभियान के बाद। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आया है कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस विजय के बाद बनाया था, तो आपकी गुजरात विजय के बाद बनाया था। गुजरात की बात करूँ तो सर्वाधिक नमक और मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है और मूंगफली में खाया जाने वाला भाग 70% होता है। और अगर मैं बात कर लूँ अकबर जी के बारे में, तो अकबर के बाद में अगले राजा जहांगीर बने थे, जो कि सलीम के नाम से भी जाने जाते थे। तो इतने क्वेश्चन हैं अकबर जी के, और भी क्वेश्चन है, अभी फिलहाल इतने बता रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमाऊँ का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो आपका कुमाऊँ का शिवाजी कहा जाता है आपके हर्षदेव जोशी जी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर गढ़वाल का शिवाजी आ जाए तो आपको फतेह शाह लगाना है, और कुमाऊँ का शिवाजी आ जाए तो हर्षदेव जोशी आपको आंसर लगाना है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गढ़वाल की ताराबाई किसे कहा जाता है? तो आपकी गढ़वाल की ताराबाई कहा जाता है रानी कर्णावती को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल पत्रकारिता जी का जनक कहा गया है गिरिजा प्रसाद नेथानी को। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड की चाइना बॉल किसे कहा गया है? तो उत्तराखंड की चाइना बॉल कहा गया है राय बहादुर छेत्री को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और अगर भारत की चाइना बॉल आ जाए तो आपके राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, और राहुल द्रविड़ ही भारत में तम्बाकू के ब्रांड एम्बेसडर है, अर्थात तम्बाकू निषेध के ब्रांड एम्बेसडर। और आपका तम्बाकू निषेध दिवस आता है 31 मई को। और तम्बाकू में जो हानिकारक पदार्थ होता है वह निकोटीन होता है। सर्वाधिक तम्बाकू भारत के आंध्र प्रदेश में इसकी पैदावार है, और तम्बाकू शोध संस्थान आपका राजमुंदरी में स्थित है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। तो इतने क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि किसे कहा गया है? तो उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा गया है इलाचंद जोशी जी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विज्ञानिक से याद आया, विज्ञान आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका 28 फरवरी को, और आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है 10 नवंबर को। तो ये 2 पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी नोट करके चलें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? तो आपका सल्ट का गांधी कहा गया है हरगोविंद पंत को। सल्ट का गांधी कहा गया है। बहुत सारे गांधी है आपका। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा गया, सल्ट का गांधी किसे कहा गया, कुमाऊँ का गांधी किसे कहा गया, और आपका गढ़वाल का गांधी किसको कहा गया। सारे ही मैं करा चुका हूँ, लेकिन जब तक आप वीडियो नहीं दिखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुमाऊँ का केसर किसे कहा जाता है? तो कुमाऊँ का केसर कहा जाता है हेनरी रेमजे जी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात कर लूँ केसर के बारे में, तो सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, और केसर का जो खाया जाने वाला भाग है वह वर्तिकाग्र कहलाता है। तो और जम्मू कश्मीर वर्तमान में भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, और आपके 28 वर्तमान में राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मसूरी का पिता कौन कहलाता है? तो आपका मसूरी का पिता कहा गया है आपके जॉन मैकनिन को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुमाऊँ का बलबन किसे कहा जाता है? तो आपके कुमाऊँ का बलबन कहा गया है बाज बहादुर चंद को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर बलबन की बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत में ये राजा हुए हैं और एक प्रकार के गुलाम थे, और मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के आपके गुलाम वंश में ही इनका कार्यकाल चला है, और इन्होंने खुद को एक तरह से देवीय रूप माना था, यानी कि अल्लाह या भगवान का रूप ही, कि देवीय रूप में पूजने को कहा था। और लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी इन्होंने। काफ़ी कठोर नियम थे और सजाए मौत मिलती थी। तो काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है
कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? तो बलबन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एटकिंसन ने किसे गढ़वाल का तुगलक कहा है? तो मैंने दोनों क्वेश्चन डाउट वाले यहीं पे लिख दिए हैं जिससे आपको डाउट ना हो। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा कि एटकिंसन ने किसे गढ़वाल का तुगलक कहा है, तो आपको आंसर लगाना है मेदनी शाह, ऑप्शन ए। एटकिंसन ने किसे गढ़वाल का तुगलक कहा? मेदनी शाह को। उसके बाद में अगर आ जाए, किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की गई है? तो आपको आंसर क्या लगाना है? श्याम शाह। एक जैसे क्वेश्चन है, डाउटफुल है इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं। अगर आए, किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की गई है? श्याम शाह की। और एटकिंसन ने किसकी तुलना तुगलक से की है? तो मेदनी शाह की। तो इस प्रकार से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये लोहा नहीं, लोह है। तो लोह महिला किसे कहा जाता है? अगर भारत की चलेगी तो आपकी इंदिरा गांधी जी आती हैं, और यहाँ पर अगर मालूम करेगा तो आपकी सुशीला बलूनी जी को लोह महिला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भुवन विख्यात की उपाधि किसे दी जाती है? तो आपके भुवन विख्यात की उपाधि इच्छर देव जी को गई है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो आपके स्नानागार वगैरह मिले हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो उन चीज़ को भी नोट करना। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लूँ तो यहाँ के शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के आपके आयताकार, और सिंधु घाटी सभ्यता थी त्रिभुजाकार। तो ये चीज़ नोट कर लेनी है, यहाँ के शहर आयताकार और सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार। और 1299,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। क्वेश्चन नंबर 17 है, जॉन ऑफ आर्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका तीलू रोतेली जी को जॉन ऑफ आर्क के नाम से, और मैम गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और तीलू रोतेली जी के पिताजी थे भूप सिंह गोरला जी, और आपके रामू रजवाड़ ने तीलू रोतेली जी को पूर्वी नयार नदी में इनका सर काट के इन्हें मार दिया था। और ये एक तरह से बहुत बड़ी वीरांगना रही हैं तीलू रोतेली जी। तो ये भी नोट करना है कि बीजू व रामू रजवाड़ ने इनकी हत्या की थी। और किस नदी में? पूर्वी नयार नदी में। पिताजी का नाम इनके भूप सिंह गोरला था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सयाण बुंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक व्यक्तियों में लखोली बिराली भी उन्हें कहा गया है, क्योंकि लखोली बिराली इसलिए कहा गया है कि वो मुगलों के आगे थर थर काँपते थे। और उसके बाद में उन्होंने कई सारे कर लगाए थे, जैसे सिरती कर उनके समय में लगा था। तो उनका नाम है लक्ष्मीचंद जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सयाण बुंगा और लखोली बिराली किन्हें कहा गया है? लक्ष्मीचंद को। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय बॉक्सिंग का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपके हरि सिंह थापा जी, ऑप्शन बी को भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है। और हरि सिंह थापा को ही पिथौरागढ़ का भी पितामह कहा जाता है, और ये पिथौरागढ़ के निवासी थे और बॉक्सिंग से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा गया है हेनरी रैमजे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब एक तरह से क्वेश्चन आते हैं थोड़े कन्फ्यूजन वाले भारत के लेवल पर। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का बेताज बादशाह किसे कहा गया? दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत का बिना ताज का बादशाह किसे कहा गया? उसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत का पागल बादशाह किसे कहा गया? अगर बेताज बादशाह आए तो बाल गंगाधर तिलक, बिना ताज का बादशाह आए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और पागल बादशाह आए तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये डाउट वाले क्वेश्चन है, तो इन्हें एक बॉक्स में नोट कर लें और हाईलाइट कर लें, जिससे आपको परेशानी ना हो इन्हें समझने में। क्वेश्चन नंबर 21 है, पहाड़ का अंबेडकर किसका उपनाम है? तो पहाड़ का अंबेडकर कहा गया है आपके मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और अंबेडकर जी के बारे में हम बात करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंबेडकर जी से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वो वीडियो आपको देखनी हो तो। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलाराम तोमर ने
किस गोरखा शासक को दानवीर कर्ण की उपाधि दी है? तो मोलाराम तोमर जी ने जो दानवीर कर्ण कहा है, तो वह कहा है रणजोर सिंह थापा को, जो कि गोरखा शासक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसे कथा शिल्पी साहित्यकार कहा जाता है? तो कथा शिल्पी साहित्यकार के नाम से आपके सलेश मटियानी जी को जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है, वीसी साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके प्रमुख व्यक्ति हैं, ये सेना से संबंधित है। दरवान, ये दरवान होगा यहाँ पे, सॉरी दरबार लिखा हुआ, दरवान सिंह नेगी को आपके वीसी साहब के नाम से भी जाना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड का जननायक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तराखंड का जननायक कहा गया है हरगोविंद पंत को। उत्तराखंड का जननायक आपका हरगोविंद पंत को कहा जाता है। और अगर आपका आ जाए कि भारत में जननायक किसे कहा गया है, तो कर्पूरी सिंह ठाकुर को जननायक कहा जाता है। और आपका लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और लोकमान्य किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। तो ये तीनों पॉइंट लिखने हैं भारत के लेवल पे। भारत का जननायक कर्पूरी सिंह ठाकुर, आपका लोकनायक आपका जयप्रकाश नारायण, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखो मैं इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाता हूँ कि जिससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर लें और आप याद कर लें। नहीं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैं तो कुछ भी एकदम से लिखा दूंगा आपको, इसलिए टेस्ट करा दिया है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बताता हूँ कि आप जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले अच्छे से वो पढ़ लें और आपका भी बेनिफिट हो, इसलिए मैं इतने क्वेश्चन आपको लिखाता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो कि मैं बीच में क्वेश्चन ना बताऊँ तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके नरेंद्र सिंह नेगी को गणपुत्र के नाम से जाना गया है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसे गढ़वाल का अभागा शहजादा कहा जाता है? तो जो गढ़वाल का अभागा शहजादा कहा गया वह आपके सुलेमान सिंह को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सलाह ली थी पृथ्वीपति शाहजी के दरबार में अपने पिता औरंगजेब जी के डर से। तो औरंगजेब के बारे में बात करूँ तो जिंदा पीर कहा गया है, दरवेज कहा गया है आपके औरंगजेब को। और एक कट्टरपंथी सम्राट हुए मुगल काल में, जिन्होंने आपके जजिया कर को बहुत कैड़े तरीके से लगाया था। और जजिया कर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के कार्यकाल में आया था जजिया कर, और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और औरंगजेब के बारे में और बात कर लूँ तो ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा आता है कि सर्वाधिक एक प्रकार से हिंदू नौकर किसके कार्यकाल में थे? तो औरंगजेब के कार्यकाल में ही सर्वाधिक हिंदू नौकर भी थे। ये पॉइंट आपको याद करना है। और एक इस्लामपंथी राजा था और इसका मकसद था पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को फैलाना। और इसके समय में बहुत ही हिंदू और सिखों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हर्षदेव जोशी को विभीषण किनके द्वारा कहा गया? तो हर्षदेव जोशी को जो विभीषण की उपाधि दी है वो आपके राहुल सांस्कृत्यायन जी ने दी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदु। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा सा और कन्फ्यूजन वाला टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। कुछ उपनाम नहीं है वो, और एक कुछ अच्छा सा पॉइंट है, उसे ज़रूर देख लें। और ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर शेयर करें और बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए, ये हमारा हल्का सा टॉपिक है, क्योंकि इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वो कन्फ्यूजन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें अलग से लिखा है। तो पहला आपका प्रश्न है, कीर्ति शाह की संरक्षिका का क्या नाम था? तो आपका राजमाता गुलेरिया। नरेंद्र शाह की संरक्षिका का नाम क्या था? राजमाता नेपोलिया। तो अब हमें याद कैसे करना है, आप यहाँ पे देख लें कि जो गुलेरिया और नेपोलिया है वो एक जैसे लग रहे हैं, है ना। और आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान इतना देना है, न से नरेंद्र शाह और यहाँ पर न से नेपोलिया। तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन है? राजमाता नेपोलिया। और कीर्ति शाह की कौन है? राजमाता गुलेरिया। तो पहले आपको दो याद करने, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह। तो कै और न में किसके नाम के आगे न है? तो नरेंद्र शाह की कौन है? राजमाता नेपोलिया। और कीर्ति शाह की कौन है? राजमाता गुलेरिया।
इस प्रकार से आपको याद करना है। अगला हमारा है प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी आपकी राजमाता कनक देई। अब हम कनक की बात करें तो कनक सोने को भी कहा जाता है, धतूरे को भी, लेकिन हमें सोने से समझना है। और जिसके घर में कनक होगा उसके घर में खुद ही दीप जलने स्टार्ट हो जाएंगे खुशी के। तो प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? कनक देई। जब घर में सोना आएगा तो खुद भी खुद क्या होंगे? दीप जलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, यह हमारा अगला बिंदु है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती। तो इसकी तो कोई ट्रिक भी क्या होगी, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है कई बार कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती। उसके बाद है फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी? तो कटोची देवी थी। इसको भी आपको खुद याद करना है। तो एक बार फिर से देख लें, आपके कीर्ति शाह जी की संरक्षिका कौन थी? आपकी गुलेरिया जी, राजमाता गुलेरिया। और अगर आ जाए कि नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी? राजमाता नेपोलिया। उसके बाद प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो मैंने बताया कि जहाँ प्रदीप के नाम के आगे दीप है और राजमाता कनक देवी का, कनक से होता है सोना, और जिसके घर में सोना जलेगा वहाँ पे स्वयं ही दीप जलेंगे। प्रदीप शाह की संरक्षिका राजमाता कनक देवी। उसका नाम पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रानी कर्णावती, जो कि एग्जाम में भी आ चुका है। उसके बाद में फतेह शाह की संरक्षिका रानी कटोची देवी। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको नोट कराए। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी टेट सीरीज से जुड़ें। और अगर किसी को पेड कोर्स ज्वाइन करना है उत्तराखंड, वहाँ पे स्टार्टिंग से चल रहा है, जीके भी स्टार्टिंग से मिलेगा और हिंदी भी, तो हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर है 96273137 और 67। इस पर कॉन्टैक्ट कर लें, संपूर्ण जानकारी लें कोर्स की, और अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए एक बार कोर्स को ज्वाइन करें। बहुत ही मामूली फीस में, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस हैं, एक बार जानकारी लेना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।